बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीय्यीन। अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ेंगे रीडिंग की जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, स्किमिंग एंड स्कैनिंग। ये वर्ड तो हम आपकी नज़रों से पहले भी गुजरे होंगे, हमने डिस्कस किया स्किमिंग भी और स्कैनिंग भी, लेकिन आज हम इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। ये रीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोनों, आपने कोर्स से इस लेक्चर को लेना है। In this lesson, we will be looking at a reading text which will talk about primary and secondary memory in a computer। जैसे कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है ना, आप इसको समझते हैं अच्छे से इस वाले कॉन्सेप्ट को। इसी तरह रीडिंग में ये दो चीज़ें होती हैं, दो टेक्निक्स आप कह सकते हैं रीडिंग की, स्किमिंग एंड स्कैनिंग। वी आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न एज एस्टैब्लिश्ड अर्लियर। यू आर रिक्वायर्ड टू लिसन केयरफुली एज आई रीड द टेक्स्ट एंड देन टुगेदर वी विल। अब ये मैं टेक्स्ट पढ़ूंगी, आपने इसको ध्यान से सुनना है। और ओके, लेट्स स्टार्ट। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, कंप्यूटर की प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें स्किमिंग और स्कैनिंग की टेक्निक इस टेक्स्ट को पढ़ के आपको लास्ट में डिस्क्राइब की जाएंगी। The term memory is usually used to refer to the internal storage locations of the computer. It is also called real storage or primary storage and is expressed as quantities of K. For example, computers are advertised to having memory of 16K or 150K depending on their storage capacity. Each K is equal to 1024 bytes and each byte is equal to 8 bits. वो कह रहा है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी हम पढ़ते हैं इंटरनल स्टोरेज को, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं प्राइमरी मेमोरी के तौर पे। उसको हम के से रेफ़र करते हैं, के से डिनोट करते हैं। और उसको हम जैसे आप कहते हैं 16 के मेमोरी है, 15 के है, 152 के है, ये कितनी भी मेमोरी है। फिर आगे जाके वो हो जाता है के बीज़ में और एम बीज़ में और जी बीज़ में, वो बड़े यूनिट्स हैं। लेकिन जो बेसिक यूनिट है मेमोरी को या स्टोरेज को डिनोट करने का, वो के ही है, ठीक है। वो कहता है ये इतने 1024 बाइट्स के और एक बाइट्स 8 बिट्स के इक्वल होता है। ये बात बताई इसमें। सेकंड में वो कहता है प्राइमरी मेमोरी इज क्लोजली एसोसिएटेड विद सीपीयू बिकॉज इट स्टोर्स प्रोग्राम एंड डेटा टेम्परेरीली, thus making them immediately available for processing by the CPU to facilitate processing. Two things are needed: random access and speed. The former means that any part of the memory may be read or accessed equally quickly. This is made possible by the system of the address in the primary memory, where the storage locations are like a series of tiny compartments, each having its own address. वो कह रहा है कि जो प्राइमरी मेमोरी है ना कंप्यूटर की, उसको हम कहते हैं सीपीयू से एसोसिएट करते हैं। फिर वो उससे सीपीयू से में रैंडम एक्सेस होती है चीज़ों की, और ये इजी है, ये आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर वो कहता है कि उस स्टोरेज को आप क्या कहते हैं, लोकेशंस को, वो कंप्यूटर में टाइनी कंपार्टमेंट्स की सीरीज़ में हमने उसके एड्रेस सेव किए होते हैं, जैसे हम उसको आगे एसेस करते हैं उन तक। थर्ड पैराग्राफ में देखें, वो कहता है कि मोस्ट प्राइमरी मेमोरी इज़ कॉस्टली। ज़्यादातर प्राइमरी मेमोरी कॉस्टली होती है, देयरफॉर इट इज़ यूज्ड एंड ट्रांजिस्टनी, which means that a program or parts of it is kept in internal storage where the program is being executed. Thus, however, is not true for mini and micro applications where the computer performs the same function referred to as a dedicated function at all times. But since computer must process vast quantities of data and programs, a lot of storage space is required. For this reason, various secondary memory technologies have been developed. कह रहा है कि प्राइमरी मेमोरी क्योंकि कॉस्टली होती है, इसलिए प्राइमरी मेमोरी कॉस्टली होती है। उसके बारे में उसने ये दो चार चीज़ें बताई कि उसकी जो इंटरनल स्टोरेज है उसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट क्यों करना होता है। इंटरनल स्टोरेज जो है वो उसको रन करती है ना सीपीयू को या वट एवर, तो उससे आप इस प्राइमरी मेमोरी पे वो कह रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी को ज़्यादा प्रेफर किया, टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की हैं जिससे सेकेंडरी मेमोरी डेवलप हुई है, और हम ज़्यादा सेकेंडरी मेमोरी को वो कहता है कि ज़्यादा यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेटर है इनसे। कि कंप्यूटर की जो अंदर की मेमोरी है, जिसने कहा मिनी एंड माइक्रो एप्लीकेशंस वो रन करती है, इंटरनल मेमोरी जो है, प्राइमरी मेमोरी जो है, और उनको कहते हैं हम डेडिकेटेड फंक्शन, जो उसके अपने पर्सनल फंक्शन है जो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें होते हैं। तो वो कहता है इसलिए स्टोरेज के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सेकेंडरी मेमोरी को उन्होंने प्रेफर किया है या उनको डेवलप किया है। फोर्थ पैराग्राफ में वो कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस फॉल इनटू टू कैटेगरीज: सिक्वेंटल डिवाइसेस एंड रैंडम एक्सेस डिवाइसेस। अब सेकेंडरी मेमोरी के बारे में फोर्थ पैराग्राफ है कि दो टाइप्स के होते हैं, ये दो नाम हैं उनके। पहले जो सेकेंडल डिवाइसेस परमिट इन्फॉर्मेशन टू बी रिटर्न ऑन टू अ रीड ऑफ फ्रॉम स्टोरेज मीडियम इज अ फिक्स सीक्वेंस ओनली, कि वो कहता है कि आप सिर्फ रीड कर सकते हैं या फिर उसको कहीं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं स्टोरेज मीडियम से, जो इन्फॉर्मेशन है या डाटा है वट एवर। अच्छा, in order to get at particular data item, it is necessary to pass over all the data preceding it. An example of each device is the magnetic tape. Its cost is low, but access to specified data may take considerable length of time.
मैग्नेटिक टेप, आप तो पता नहीं इससे फेमिलियर हैं या नहीं, ये अब पता नहीं यूज़ होते हैं या नहीं, लेकिन ये स्टार्ट में यूज़ होती थी। जैसे वो आपकी ये सीडी और इस चीज़ों से पहले ना आने से पहले ये चीज़ें यूज़ होती थी। वो कह रहा है इसकी कॉस्ट लो है, यानी कि सेकेंडरी प्राइमरी मेमोरी ऊपर उसने हम बताया ना कॉस्टली होती है, इसकी कॉस्ट लो है। सेकेंडरी मेमोरी की ये टाइप है और क्या करता है ये, इस पर डेटा तो आप स्पेसिफाइड सर्टेन डेटा तो आप एसेस कर सकते हैं, यानी कि आप उस डेटा तक रसाई तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइम लग जाता है। ये 2-3 बातें उसने इसमें बताई। Okay, on the other hand, random access devices are assigned to permit direct or almost direct access to specified data. These devices bypass large quantities of irrelevant data and therefore reduce access time considerably. An example of this technology is the magnetic disk. इसका magnetic disk example है, ठीक है, ये modern device में आ जाता है और आपको ये समझ आ गई होगी इसकी। कहता है कि जो पहली टाइप है वो सेक्वेंटल डिवाइस का बताया, इसमें वो सेकंड टाइप का रैंडम एसेस बता रहा है। दूसरी जो टाइप है उसको क्या नाम है, रैंडम एसेस जो डिवाइसेस हैं उसकी एग्जांपल बताई मैग्नेटिक डिस्क है। इसमें कह रहा है टाइम भी कम लगता है और आप इजीली डेटा को एसेस भी कर सकते हैं, और ये फास्टर भी है देन द मैग्नेटिक टाइप एंड ऑल्सो मोर एक्सपेंसिव, ठीक है। लेकिन ये मैग्नेटिक टेप से तो फास्टर है लेकिन एक्सपेंसिव भी है, एक इसका ड्रॉबैक भी है। When disks are hooked up to the computer and used as extension and internal storage in order to increase the capacity of primary memory, this is called vital storage. For example, a computer with 256k bytes of real storage may seem to have 512k bytes of virtual storage by using this to provide additional storage. कह रहा है कि जब कंप्यूटर ये आप सेकेंडरी मेमोरी ऐड करते हैं तो यानी कि कंप्यूटर की अगर रियल स्टोरेज है 256 के बाइट्स है, मे सिम टू 512 बाइट, तो वो ज़्यादा हो जाती है, इनहेंस हो जाती है। कैसे भला कि आप उसको डिस्क प्रोवाइड करते हैं एडिशनल स्टोरेज, यानी कि उसकी अपनी इंटरनल मेमोरी जिसको हमने पहले प्राइमरी मेमोरी पढ़ा वो इतनी है, तो हम सेकेंडरी मेमोरी को ऐड करते हैं। ये मैग्नेटिक डिस्क या जो दूसरी हमने चीज़ पढ़ी वो ऐड करके तो उसकी मेमोरी में एडिशन कर देते हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं इस तरह से। ये मैंने जल्दी जल्दी इसलिए आपको पढ़ा कि क्योंकि आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर, आप इसको जल्दी से ग्रैस्प कर पाएंगे। हमने करना है स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, ये दो चीज़ें इनकी तरफ आपने फोकस करना है। अब देखिए मेन आइडिया क्या है, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट, व्हाई डिड यू एलिमिनेट द अदर चॉइसेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। Primary memory is more important than secondary memory. Secondary memory devices are unimportant in a computer. अब फर्स्ट वाला बोल्ड है, ए वाला मेन आइडिया जो है वो कहता है ये मेन आइडिया है इसका, उसने बताया भाई इसी को पढ़ लेते हैं। मेन आइडिया, द टेक्स्ट मेंशन दैट प्राइमरी मेमोरी इज़ वेरी कॉस्टली। ये चीज़ हमने पढ़ी ना पहले टेक्स्ट में, जो प्राइमरी मेमोरी को बता रहा है, ये बात ठीक हो गई। वो कह रहा है इट डज़ नॉट स्टेट दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन सेकेंडरी मेमोरी। ये दूसरे में वो कह रहा है कि वो मोर इंपॉर्टेंट है, ये हमने टेक्स्ट में नहीं पढ़ा कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, प्राइमरी या इंपॉर्टेंट या सेकेंडरी है, लेकिन वो कॉस्टली का उसने बताया है। Neither does it state that the latter is unimportant in the computer. ना उसने इम्पॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट की बात नहीं की, कॉस्टली की बात की है पहले प्राइमरी मेमोरी में, फिर सेकेंडरी की उसने आगे से दो टाइप बताई हैं, और सेकेंडरी की जो सेकंड वाली टाइप है उसने बताया एक्सपेंसिव है और वट एवर। तो जो मोस्ट क्लोज स्टेटमेंट है वो ये है फर्स्ट वाली। नीचे आए अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, पैसेज को अंडरस्टैंड करना है। आपने क्या करना है, इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग आइडियाज़ आर स्टेटेड और नॉट स्टेटेड इन द टेक्स्ट। ये सारे आंसर्स तो पहले लिखे हुए हैं, खैर डिस्कस कर लेते हैं इसको। द टर्म मेमोरी कैन बी एक्सप्रेस इन अदर वेज। वो कह रहा है मेमोरी को और वेज में एक्सप्रेस किया जाता है। वेज कौन से हैं वो उसने आपको के वाला एक तो वे बताया बाइट्स वाला और बिट्स वाला, तो ये कह रहा है एस यानी कि स्टेटेड है, ये वाली स्टेटमेंट जो ऊपर पैराग्राफ हमने पढ़ा उसमें लिखी हुई है, स्टेटेड है। कंप्यूटर ऑफन एडवर्टाइज्ड अकॉर्डिंग टू द मेमोरी कैपेसिटी, दैट इज़ आल्सो स्टेटेड। जी हमने पढ़ा है ये वाली बात भी कि कंप्यूटर उनकी मेमोरी पे बेस करके उनको एडवर्टाइज किया जाता है। सीपीयू कैन इजीली एसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनल स्टोरेज, ये भी बात हमने पढ़ी है, ये भी स्टेटेड है। मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर हैव ए सिमिलर मेमोरी कैपेसिटी। मिनी और माइक्रो कंप्यूटर का बिल्कुल भी जिक्र नहीं हुआ ऊपर जो हमने 4 पैराग्राफ पढ़े उसमें, तो दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट स्टेटेड। एनएस देखें लिखा हुआ है। The control units need to know the location where information is stored or needs to be stored. Control unit की भी हमने कोई बात नहीं पढ़ी, ठीक है, ये भी not stated है। Primary memory is more expensive than secondary memory, ये हमने पढ़ा है कि प्राइमरी मेमोरी एक्सपेंसिव होती है, तो दिस इज स्टेटेड, देखें एस लिखा हुआ है इसके लास्ट पे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस, ये 2 टाइप्स हमने डिटेल में पढ़ी, तो दैट इज ऑल्सो स्टेटेड इन द अबव टेक्स्ट। Next, information stored on magnetic disk can be retrieved faster than if that same information was on tape. Stated,
ये पढ़ा क्योंकि हमने सेकंड वाली जो मैग्नेटिक डिस्क उसके बारे में पढ़ा कि ये इसका हम इस तक एसेस फास्टर कर सकते हैं टेप से, इसमें टाइम भी कम लगता है, ये पढ़ा हुआ है हमने, ये स्टेटेड है, ठीक है। डिस्क एंड टेप्स कैन बी स्टोर्ड इन लाइब्रेरी, नॉट स्टेटेड, ये तो बिल्कुल ही डिस्कस ही नहीं हुआ। कंप्यूटर कैन प्रोसेस इन्फॉर्मेशन इवन इफ कंप्लीट प्रोग्राम्स आर नॉट पुट इन इंटरनल स्टोरेज, दैट इज ऑल्सो नॉट स्टेटेड, ये भी ऊपर नहीं दिया गया हुआ। वैसे ये तो ईजी है, ये आप खुद भी कर सकते थे, एक्चुअली मैं ये देख रही हूँ कि इससे कहाँ आपको वो बताएगा स्किमिंग एंड स्कैनिंग की टेक्निक्स, लेकिन अभी वो लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन अब कह रहा है फाइंड द पैसेज इन द टेक्स्ट विद द फॉलोइंग आइडियाज एज एक्सपेक्ट्स गिवन द पैराग्राफ रेफरेंस। आपने क्या करना है, ये स्टेटमेंट को पढ़ना है, ऊपर जाना है पैराग्राफ में, जहाँ वो लिखी होगी ना यहाँ पैराग्राफ का नंबर लिख देना, ठीक है। ये आसान सा काम है, ये आप खुद ही कर लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन की तरफ, ये इसके आंसर भी दिए गए हैं। ये गलत बात है, वैसे आपको इतना बड़ा करके पढ़ा के और आगे फिर वो सारा कुछ प्रोवाइड कर देते हैं आपकी चीटिंग के लिए। वेल कॉन्टेक्चुअल रेफरेंस देखते हैं। लुक बैक एट द टेक्स्ट एंड फाइंड आउट विद द वर्ड्स इन बोल्ड टाइफेस रेफर टू, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड। अब आपने पता क्या करना है, टेक्स्ट को पढ़ना है और आपने बताना है ये इट देयर ये एज अ प्रोनाउन यूज़ हुए ना। जैसे मैं आपको कहूँ कि अली इज़ अ गुड बॉय, ही गोज़ टू स्कूल डेली, ही रिसाइट्स द होली कुरान। अब पहले अली बोल के बाकी ही मैं बोल रही हूँ, तो इसका मतलब है अली की जगह पे ही प्रोनाउन मैं यूज़ कर रही हूँ। ऐसे ही पीछे उसने किसी और चीज़ का जिक्र किया है, कंप्यूटर का या मैग्नेटिक डिस्क का या मेमोरी का या कैपेसिटी का या CPU का, किसी भी चीज़ का, तो उसको बाद में उसने आके इट लिख दिया है। तो अब आपने ढूंढना है ये इट किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐसे ही हैं, ये भी इट है, ये दैम है, देयर है, ये सारे प्रोनाउन यूज़ हुए हैं। ये आप ऊपर टेक्स्ट में जाके आसानी से ढूंढ सकते हैं, इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। इसलिए आप खुद करेंगे, बल्कि ये नीचे आपकी चीटिंग में मौजूद है। वेल अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स, रेफर बैक टू द टेक्स्ट एंड फाइंड सिनोनिम्स फॉर द वर्ड्स रिप्रेजेंटेड। सिनोनिम्स आप कैसे ढूंढेंगे, सिनोनिम्स तो वैसे आप डिक्शनरी में से ढूंढेंगे ना, इरेजेस, कैरिड आउट, बिफोर, वेरी मच, ये सारा आपको दिया गया है। आप ना इन वर्ड्स के सिनोनिम इस तरह करें, डिक्शनरी कंसल्ट करें, एक एक लफ्ज़ के 3-3, 4-4 सिनोनिम्स आपको मिलेंगे। आप इनको लिखें और इनको मेमोराइज़ करें, ठीक है। फिर आपकी इस वाली एक्सरसाइज की ये हेल्प कर सकती है आपकी। नेक्स्ट इज़ फोकस रिव्यू। We learnt it in earlier lesson how to use example to explain a point or to illustrate an idea in a given text. It is important to learn differentiate between the idea and the illustration of the idea with examples. Writers often say explicitly which things are examples by using connectives like for example such as etc. इधर वो कह रहा है कि आपको कोई चीज़, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू आप देते हैं अपना, उसको स्पोर्टिव डिटेल्स देते हैं, स्पोर्टिंग डिटेल्स दें उस पॉइंट ऑफ व्यू की। आप अपने आइडिया को, पॉइंट ऑफ व्यू को हमेशा इलिस्ट्रेट अच्छे से कर सकते हैं एग्जांपल्स के साथ। यानी कि आप जैसे देखें, मैंने अभी आपको कोई एक कॉन्सेप्ट समझाऊं, साथ में मैं आपको उसके एग्जांपल्स दूं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना। बस फोकस रिव्यू में यही उसने बात बताई है कि जो आपकी एग्जांपल्स हैं, इलिस्ट्रेशंस हैं, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को, आपकी स्पोर्टिंग डिटेल को अच्छे से क्लियर कर सकती हैं आपके रीडर को या लिसनर को या व्हाटएवर। Next is adding information. There are many reasons why people read, but in academic setting, a reader is primarily done to get information on a particular subject. बहुत सी वजूहत है जिस वजह से लोग पढ़ते हैं, लेकिन एकेडमिक लेवल पे क्यों आप लोग पढ़ते हो, इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए, टू गेट द इंफॉर्मेशन. It is important for the reader to understand the relationship between the information given and the information which preceded it. Often information is presented in such a way to suggest a reinforcement of what has been said or show a similarity to what has been said before. मीन्स रीडर को इतना वेल अवेयर होना चाहिए कि उसको रीड करके ये पता चल जाए कि ये वो इन्फॉर्मेशन इस टेक्स्ट में उसको दी गई है, या फिर क्या किया गया, इन्फॉर्मेशन को प्रोसीड किया गया है कि जो पहले इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसी को एडिशन किया गया, उसी के बारे में आगे बात की गई है। एक हमने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल ऐसी पढ़ी थी ना, जिसमें 2 बार एक ही बातें की गई हैं, वो ग्रेट टीचर की, थोड़ा थोड़ा मुझे रिकॉल हो रहा है। तो वही बता रहा है कि अब रीडर को ये डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कि या तो इन्फॉर्मेशन दी जाए या प्रीसीडेड इन्फॉर्मेशन को ही आगे एक्सप्लेन किया जा रहा है। ऑफन वो कहता है ऐसे होता है कि ऐसे प्रेजेंट कर दी जाता है कोई भी टेक्स्ट के सजेस्ट अ रीइंफोर्समेंट ऑफ व्हाट हैज़ बीन सेड, कि जो चीज़ पहले कही गई है उसको ही वो रीइंफोर्स कर रहा है रीडर पे, वही चीज़ थ्रस्ट कर रहा है, यानी कि वही पॉइंट ऑफ व्यू वो दोबारा से बार बार वही कह रहा है, उसी चीज़ को बार बार कर रहा है। और सिमिलैरिटी टू व्हाट हैज़ बीन सेड बिफोर, या जो पहले क्या गया या उस जैसी चीज़ कही गई है। तो ये आप कह लें, ये हमने फाल्सिस भी पढ़ी थी ना जो रीडिंग की, उसमें भी ये आ जाता है, ये उससे रिलेटेड है।
नेक्स्ट पैराग्राफ को सीट करते हैं. व्हेन राइटर्स गिव एक्सप्लेनेशन अबाउट समथिंग दे यूजली ऑफर एग्जांपल टू सपोर्ट देयर आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ पर्टिकुलर व्यू पॉइंट दे मे चूज द प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन. जब राइटर किसी चीज़ के बारे में कुछ भी आपको पॉइंट ऑफ व्यू देता है, वो उसकी सपोर्टिंग डिटेल देता है और वो एग्जांपल देता है. एग्जांपल क्यों देता है? सपोर्ट करने के लिए अपने आइडिया को और आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करवाने के लिए. डिडक्टिवली. अब डिडक्टिवली इन विच case a generalization is given first and then examples are given in support of the general statement of principle. डिडक्टिवली इधर क्या होता है कि जनरलाइजेशन यानी कि आप पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी स्टेटमेंट, अपना आइडिया या जो भी आपका है मेन पॉइंट वो आप पहले देते हैं और एग्जांपल्स बाद में देते हैं. ओके. जनरल प्रिंसिपल. Others prefer to provide examples first and then make the generalization. This form presentation is called inductive reinforcement. ये अब दो टाइप्स हैं आपकी, एक डिडक्टिवली और एक इंडक्टिवली. ये आपने याद करनी है, ठीक है. इनको आपने एज इट इज़ मेमोराइज कर लेना है, लर्न कर लेना है कि जिसमें आपको पहले वी पॉइंट दिया गया हो और एग्जांपल्स बाद में दी गई हों वो डिडक्टिव टाइप है, और जिसमें एग्जांपल्स पहले दी गई हों और व्यू पॉइंट बाद में दिया गया वो इंडक्टिव टाइप है, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों की आपने डेफिनेशंस और डिफरेंस याद कर लेना है. रीइंफोर्समेंट पे आ जाएं. इन एडिशन टू देयर स्पीड कंप्यूटर्स आर एक्यूरेट एंड कैन बी रिपीटिव ऑपरेशंस ओवर एंड ओवर विदाउट बिकमिंग टायर्ड और बोर्ड. माइक्रो कंप्यूटर आर चीपर देन मेन. अब वो कह रहा है इन रीइंफोर्समेंट देखें कि किस में एक चीज़ दोबारा दोहराई गई है. वो कहता है in addition to their speed computer accurate and can do repetitive operations and over without becoming tired or bored. कंप्यूटर क्या करते हैं ठीक से और वो मतलब रिपीट कर सकते हैं ऑपरेशंस को थके बगैर और बोर हुए बगैर. सेकेंड सेंटेंस में वो कह रहा है माइक्रो कंप्यूटर्स आर चीपर देन मिनी फ्रेम्स एज वेल एज कम्पैक्ट एंड पोर्टेबल. वो उससे सस्ते भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं, पोर्टेबल भी होते हैं. ये हो गए रीइंफोर्समेंट. नीचे देखें सिमिलैरिटी भी आ जाए. माइक्रो कंप्यूटर्स कैन हैव अ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अप टू 32K लाइक मिनी कंप्यूटर्स. वो कह रहा है माइक्रो कंप्यूटर्स की भी कैपेसिटी उनकी तरह मिनी कंप्यूटर्स की तरह तकरीबन 32K तक होती है. और मैनी माइक्रो कंप्यूटर्स मच द सेम वे एज इन द केस इन ऑटोमोबाइल्स इमिशन कंट्रोल आर यूज्ड मेयरली टू अ फिक्स एप्लीकेशन एंड रन ओनली अ सिंगल प्रोग्राम. ये आपका लेक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं परेशान इस बात से हूँ कि स्कीमिंग और स्कैनिंग हमारा टॉपिक था और इसने आपको पढ़ा क्या दिया है. खैर मैं पढ़ाती इसलिए जा रही थी आपको कि मे भी ये जैसे हमने इंडक्टिव, ये एक मेन बात इंडक्टिव मेथड जो यूज़ किया ना, कि आपकी जो यूनिवर्सिटी का जो जनरल मेथड है ना वो ये इंडक्टिव वाला ही है. पहले एग्जांपल्स देते हैं और बाद में जाके बताते हैं कि ये चीज़ है. तो मैं आपको इसलिए पढ़ाई जा रही हूँ कि शायद लास्ट पे वो आपको समझाएं स्कीमिंग एंड स्कैनिंग. लेकिन ऐसा नहीं है. वेल ये तो हमने कर लिया मोटा मोटा, वेल फिलिंग द ब्लैंक्स थी या जो भी था, कुछ आपने किया कुछ मैंने. लेकिन अब लास्ट पे आप मुझसे सुने कि जनरल कंसेप्ट जो है स्कीमिंग एंड स्कैनिंग का वो क्या है. मे बी नेक्स्ट लेक्चर्स में आगे आपको पढ़ाया जाए. अब हमने वो जो टेक्स्ट रीड आउट किया 4 पैराग्राफ कंप्यूटर से रिलेटेड आपने ऊपर पढ़े, उसमें से हमने MCQs किए, फिलिंग द ब्लैंक्स की, कॉलम्स किए और भी ढेर सारी चीज़ें की. तो स्किम कहते हैं आपने उस टेक्स्ट को स्किम करना है, यानी कि उस टेक्स्ट को आपने पढ़ा और आपने तेज़ी में मैंने आपको पढ़ाया ना जल्दी में, क्योंकि हमने सिर्फ आप मेन आइडिया जनरल आइडिया लेना था कि उसमें क्या बातें हैं. उसमें पहले अभी हमें ज़ुबानी भी याद है, पहले पैराग्राफ में उसमें मेमोरी की बात की, दूसरे में उसने प्राइमरी मेमोरी की बात की कि वो कॉस्टली होती है और ये टाइम टेकिंग होती है, और तीसरे में उसने CPU की बात की कि वो तो अच्छा आगे उसने कहा. अब थर्ड पैराग्राफ में उसने सेकेंडरी मेमोरी की बात कर दी. फिर उसने आगे फोर्थ पे जाके सेकेंडरी मेमोरी की जो टाइप्स थी उनको डिटेल में डिस्कस कर दिया. इनमें इट मीन्स कि हमने जनरल ओवरव्यू लिया उस सारे टेक्स्ट का, उन 4 पैराग्राफ्स का. तो इस जनरल ओवरव्यू लेने की जो टेक्निक है, जो मैंने आपको ऐसे पढ़ा के जनरल ओवरव्यू दिया, और जनरल ओवरव्यूज़ में से हमने MCQs भी कर लिए, फिल इन द ब्लैंक्स भी की, कॉलम्स भी किए. कहीं पे हमें टेक्स्ट को दोबारा करना पड़ा कंसीडर, दोबारा उसकी तरफ जाना पड़ा, दोबारा देखना पड़ा टेक्स्ट को, लेकिन जनरल व्यू में हमारा काफ़ी काम हो गया था. अब ये जनरल व्यू लेना जो है ना, मतलब सिर्फ उसको देखना है कि उसमें क्या क्या है, क्या बातें हैं, ये पढ़ना अंडरस्टैंड करना, इसको आप कहते हैं स्किमिंग. इसका मतलब है हमने टेक्स्ट को स्किम किया है. ये स्किमिंग टेक्निक है किसकी भला, रीड करने की. इट इज़ अ टेक्निक ऑफ रीडिंग, स्किमिंग टेक्निक ऑफ रीडिंग. ओके, now listen carefully. Scanning is that technique in which you find something. मतलब अब ये आपके पास स्टेटमेंट है माइक्रो कंप्यूटर कैन हैव अ स्टोरेज कैपेसिटी. माइक्रो कंप्यूटर, वैसे इसकी बात नहीं हमने की माइक्रो कंप्यूटर की.
अच्छा, आप ये माइक्रो मेन कंप्यूटर की बात उसमें हुई नहीं टेक्स्ट में। आप ये कोई स्टेटमेंट ऐसी ले लें जो आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड हो, कि जैसे आपके पास है कि कॉस्टली जो है ना, वो जो प्राइमरी स्टोरेज है वो कॉस्टली है देन सेकेंडरी स्टोरेज। अच्छा, अब ये स्टेटमेंट आपने ले ली, अब आप उन्हें टेक्स्ट को पढ़ना है किस वे से, कि आपने ये स्टेटमेंट ढूंढनी है कि यार ये कहाँ थी, कौन से पैराग्राफ में थी। अब ये जो दूसरे वाला आप काम कर रहे हैं ना, कि आपके पास एक आइडिया है, एक फैक्ट आपको मिला हुआ है और वो आपने टेक्स्ट में से ढूंढना है, तो ये टेक्निक बेटा कहलाती है स्कैनिंग। ठीक है, वो कुछ आपको दिए गए थे ना वर्ड्स, जहाँ आपको कहा था कि ये ढूंढ के लिखें टेक्स्ट में से किधर दिया गया है, तो वहाँ आपसे स्कैनिंग टेक्निक करवाई गई थी। यहाँ जैसे ये है, ये आपने देखना है मेमोरीज ऑफ कंप्यूटर, वो देखो पैराग्राफ 1 में, ये पैराग्राफ 2 में ये आंसर्स हैं उसके, ये पैराग्राफ 3 में। अच्छा, अब आपको ये रैंडम एक्सेस वाली बात दे दी गई हो और आपको कहा होगा टेक्स्ट में से ढूंढें, तो अब आपने टेक्स्ट को पढ़ना है एक अलग कॉन्टेक्स्ट में। अब इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है कि आप कुछ सर्च आउट कर रहे हैं, तो ये जो दूसरी वाली टेक्निक है कुछ सर्च आउट करने की, कुछ फाइंड करने की, इसको कहते हैं स्कैनिंग टेक्निक। और जनरल रिव्यू लेने की जो टेक्निक है जनरली, उसको कहते हैं स्किमिंग टेक्निक। ठीक है, ये दो टेक्निक्स हैं। होप्स सो आपके फर्दर लेक्चर में आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जनरल व्यू एक मैंने आपको दे दिया, इसको आप माइंड में रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।